फिल्म की शुरुआत होती है 1986, जहां पर एक आदमी को हम अधमरे हालात में एक नदी में तैरते हुए देख पाते हैं। और यहीं के कबीले के कुछ लोगों की नज़र जब उस आदमी पर पड़ती है तो उस आदमी को अपने घोड़े पर डालकर अपने कबीले में ले आते हैं। वो कबीला बहुत ही छोटा था और उसमें रहने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन बहुत खुश रहते थे। साथ ही यहाँ पर हम उस आदमी को देख पाते हैं कि प्राचीन युग में जिस तरह से इलाज किए जाते थे उसी पद्धति से उसका भी इलाज किया जा रहा था। उसके शरीर पर 5 गोलियां लगी हुई थी। गोलियों को निकाल दी गई थी और धीरे धीरे वो रिकवर भी होता जा रहा था। लेकिन अचानक से उनके कबीले में कुछ हमलावर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते वो हमलावर उन कबीले वालों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। वो हमलावर उन कबीले वालों को बेरहमी से मारते जा रहे थे और कबीले वालों भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। लेकिन वहां पर एंट्री होती है उनकी मसीहा, जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। अब वही उनका मसीहा बनकर बाहर निकला है और यहाँ पर वह सारे हमलावरों को अकेला ही मार गिराता है। वैसे तो हमलावर बहुत सारे थे, लेकिन अकेला ही सभी को मार डालता है। कबीले वालों को तो अपना मसीहा मिल गया था, लेकिन वह मसीहा अपना नाम तक नहीं मालूम था, मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी थी। यहीं पर एक छोटा सा लड़का था जो कि उनसे कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर पता करूंगा कि आप कौन हैं। इसके बाद कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां पर हम मेट्रो ट्रेन को देख पाते हैं, जिसमें कि 376 पैसेंजर थे। सभी लोग अपने किसी न किसी काम से जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यह मेट्रो ट्रेन बस हाईजैक होने वाली है। इस मेट्रो ट्रेन में भले ही 376 पैसेंजर थे, लेकिन इन पैसेंजर में 6 लड़कियां ऐसी थी जो इस मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इस नॉर्मल से दिखने वाली 6 लड़कियां उन्हें बंधक बना लेंगी। और साथ ही लड़कियों के चीफ को भी दिखाया जाता है, जो कि मेट्रो ट्रेन के अगले स्टेशन पर इस मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल में सारी प्लानिंग चीफ की होती है। ये 6 लड़कियां चीफ के अंडर में ही काम करती है और इस मेट्रो ट्रेन में जितने ही पैसेंजर थे उन पैसेंजर में एक पैसेंजर पुलिस वाला था जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो चीफ भी उसे सबक सिखा देता है और उसे अपना गेटअप देकर उसे पुल से बांध देता है, जिसके बाद वह तुरंत ही कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और ऑफिसरों से निगोशिएट करने की कोशिश करता है। तो निगोशिएट करने के लिए जो ऑफिसर आती है उनका नाम नर्मदा होता है। तो चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने रूम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे ही बात करनी है और मैं उन्हीं को अपनी सारी डिमांड बताऊंगा। तो नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुलाती है। इसके बाद चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नेगोशिएट करने शुरू करता है। चीफ उनसे कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। यह सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इतना तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, जिसे सुनने के बाद चीफ कहता है कि इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मैं तुम्हें ऐसे बिजनेसमैन का नंबर दे रहा हूँ जिसे तुम अगर 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वह तुरंत आसानी से दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है और इसी ट्रेन में मौजूद है और उसे प्लानिंग करके यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ के पास कॉल किया जाता है, जो कि हथियारों का बिजनेस करता है। और जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है तो वह 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है। वह तुरंत ट्रांसफ़र भी कर देता है। जिसके बाद अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली थी और यहाँ पर नर्मदा अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन उससे पहले चीफ के साथ ही काम करने वाली कल्कि की एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाई जाती है। तो कल्कि के पिता बैंक वालों से 40,000 का लोन लिया था, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाए और वह धीरे धीरे बढ़कर 2 लाख हो गया था। तो बैंक वाले कल्कि के पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। कल्कि के पिता पैसा लौटाने में पूरी तरह असमर्थ थे। तब उसकी नज़र पड़ती है एक पोस्टर पर, जिस पर लिखा हुआ था कि आत्महत्या करने पर उसकी फैमिली वालों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और यह पढ़ने के बाद उनके पास कोई और दूसरा चारा न था। तभी उसके पिता एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। यह देख कल्कि पूरी तरह से टूट जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण वो बैंक के मैनेजर का सर फोड़ दिया था, जिस वजह से उसे जेल हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं कि नर्मदा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अगले स्टेशन पर मौजूद थे। यहाँ पर चीफ भी पूरी तरह से तैयार थे और उस पैसेंजर में जितने भी लोग थे
और जिन लोगों ने कल्कि की स्टोरी सुनी थी वह सुनने के बाद भी वहीं के लोग चीप का साथ देने के लिए मान गए थे और सभी लोग चीप वाला माजी पहन लिया था। इस वजह से नर्मदा की टीम किसी को भी पकड़ ना पाई और चीप की पूरी टीम यहाँ से आसानी से निकल कर चली गई और जो 40 करोड़ रुपए उनके पास आया था उन सारे पैसों को 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिया था जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि चीप की 6 लड़कियां जेल में रहती है और यहीं से रहकर काम करती है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है वह जेल में वापस चली आती है। चीप की 6 के 6 लड़कियां सारे कामों में एक्सपर्ट है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर, कोई हैकर, कोई फाइटर, लेकिन ये 6 लड़कियां चीप के साथ बहुत ही अच्छे से रहती है और मिशन को पूरा करती है। साथ ही मालूम चलता है कि चीप भी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि वे जिस जेल में रहती है उसी जेल का जेलर है जिसका नाम आज़ाद है। जेल में रहने वाली जितने भी लड़कियां हैं आज़ाद उन सभी को अपनी बहन और अपनी माँ मानता है और जेल में रहते इन सारी लड़कियों को इतने अच्छे से सुधार दिया जाता है कि जेल से निकलने के बाद कभी भी वे अपराध का रास्ता नहीं चुनती है। आगे हम देखते हैं कि कावेरी अम्मा को जो आज़ाद को पाला था, आज़ाद की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और शादी के लिए कोई मिल भी नहीं रही थी, इसलिए वो एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़की तो नहीं आती लेकिन लड़की का लड़की आती है जिसका नाम सूजी होती है। वह कहती है कि मेरी माँ बहुत बिजी रहती है और इसलिए उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा और वैसे भी मुझे भी लड़के को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिससे भी वह पसंद करेगी वह मेरे पापा होंगे और मेरे पापा को मुझे भी सिलेक्ट करना होगा। उसी तरह सूजी और आज़ाद के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल सूजी जिसकी बेटी है वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा की बेटी है और इसे देखकर आज़ाद पूरी तरह से शौक रह जाता है। लेकिन नर्मदा को भी यहाँ पर आज़ाद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सूजी को आज़ाद बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर नर्मदा को भी आज़ाद पसंद आता है। धीरे धीरे करके आज़ाद और नर्मदा एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शादी भी होने वाली थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि आज़ाद एक दूसरे मिशन पर है जहां पर 6 लड़कियां उसके साथ और इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा था कि अगर मुझे गोली लग जाती है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाऊंगा क्योंकि उससे सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ इस प्रकार के बना रखी है कि प्राइवेट भी फेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी न था क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन बद से बदतर थी, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहा था। लेकिन आज़ाद की पूरी टीम उसे किसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब यह न्यूज़ वायरल हो जाती है कि सारी पुलिस फोर्स जो है वो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ऑफिसर नर्मदा फिर से यहाँ पर आज़ाद को नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। उससे पहले अपनी डिमांड बताता है, उससे पहले उन्हें फ्लैशबैक की एक स्टोरी सुनाता है। यह कहानी थी आज़ाद के साथ रहने वाली लड़की इरम की जो एक डॉक्टर थी जिसको अपने पेशेंट से बहुत ज़्यादा प्यार। और एक दिन उसके हॉस्पिटल में 57 बच्चे नाजुक हालात में आते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी लेकिन कुछ बड़े डॉक्टर की वजह से उन बच्चों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से उस सारे 57 बच्चों की जान चली गई। और यहाँ पर यह सारा ब्लेम इरम के ऊपर डाल दिया जाता है और इसका लाइसेंस छीनने के साथ साथ उसे जेल में भी डाल दी जाती है। आज़ाद की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि जिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं होने दिया सबसे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और सारा ब्लेम वह अपने ऊपर ले ले। आज़ाद के कहने पर ऐसा ही होता है। रात होने पर जब वह चॉपर मंगाते हैं और यहाँ से निकलने वाले थे तभी वहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर नर्मदा जो कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर आई हुई और इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन यह लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे क्योंकि आज़ाद उनके पीछे खड़ा हुआ था जो कि एक अलग गेटअप में था। तब यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, नर्मदा और आज़ाद के बीच में फाइट होती है और नर्मदा ने यहाँ पर आज़ाद को नहीं देख पाए थे और आज़ाद यहाँ पर अपने पूरी टीम को लेकर फरार हो जाता है। नर्मदा को किसी भी हालत में आज़ाद और उसकी पूरी टीम को ढूंढना था, जबकि कुछ दिनों के बाद उसकी और आज़ाद की शादी होने वाली थी। और दूसरी तरफ काली गायकवाड़ हथियारों के बिजनेस के लिए रसिया जाने वाला था, तो काली अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंपकर रसिया चले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ आज़ाद की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और उनसे भी ज्यादा खुश थी उनकी बेटी सूजी। पहली रात में ही आज़ाद नर्मदा को सब कुछ सच बताने वाला था और उससे पहले
भी कोशिश की थी कि सच बताने की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा था। इस बार भी वह बताने वाला था, लेकिन नर्मदा की ऑफिसर ईरानी ने पहले ही पता कर लिया था कि आजाद कौन है और यह सारी बातें उसने कॉल पर नर्मदा को बता दिया। तो नर्मदा जैसे आजाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है, अभी उनके ऊपर जोरदार हमला हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दरअसल काली गायकवाड़ के भाई ने उन दोनों पर बंधक बना लिया था और उसने यहाँ पर नर्मदा को भी गोली मार दी थी और वह आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। और जैसे आजाद को जान से मारने वाले थे, तभी यहाँ पर किसी आदमी की एंट्री होती है जो कि काली के आदमियों को बुरी तरह से उड़ाता हुआ आ रहा था। और यह कोई और नहीं बल्कि आजाद की तरह दिखने वाला था एक आदमी, जो कि आजाद के पिता हैं और उनकी भी बैक स्टोरी है। काली के भाई के पूछने पर यह बताते हैं कि मेरा नाम विक्रम राठौड़ है, और वे आते ही सभी को बुरी तरह से मारने लगते हैं और अपने बेटे आजाद और नर्मदा को बचा लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काली, जो कि रसिया में हथियारों की डीलिंग कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारे देशों के कुछ मेंबर थे जो उनसे कुछ कह रहा था। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके छोटे भाई ने आजाद ने मार दिया और यह देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद के बारे में पता करना था, क्योंकि उसने उसका और उसकी बेटी का दिल तोड़ा है। इसलिए ईरानी के साथ प्लानिंग करके वह जेल में जाना चाहती है और इन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है। नर्मदा किसी तरह जेल में पहुंच जाती है और उन 6 लड़कियों के द्वारा की स्टोरी पता करना शुरू कर देता है। लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें आजाद को जानने से पहले विक्रम राठौड़ के स्टोरी को जानना जरूरी होगा। तब वो विक्रम राठौड़ के स्टोरी को बताना शुरू करते हैं और वह कहानी पहुंच जाती है 1986 में, जहां पर हमें विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है। और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि विक्रम राठौड़ स्पेशल ऑफ स्काई सोल्जर है और उनसे अर्जेंट यहाँ पर किसी काम से बुलाया गया है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार 32 लोगों की टीम गई थी, लेकिन उन सारे लोगों को दुश्मनों ने मार गिराया। हमने एक और टीम भेजी है, लेकिन उनमें से आधे लोग मर गए हैं और आधे लोगों उन्होंने बंधक बना लिया है। अब वो लोग सोल्जरों की मदद लेना चाहते हैं और उन बंधकों को यहाँ से छुड़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर विक्रम राठौड़ की टीम पहुंच जाती है बॉर्डर के उस पार, जहाँ पर ये लोग सिर्फ 6 लोग थे और यही काफ़ी थे। ये पहुंचने के बाद दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच लड़ाई में उनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक सोल्जर के बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था, इन 6 जनों के बंदूक के काम करना बंद कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने यह लड़ाई जीत ली थी और वहाँ के सारे बंदूकों को बचा लिया था। तो आगे इंक्वायरी बैठती है, क्योंकि MI436 गन को काली गायकवाड़ आर्मी को देता है और उसी वजह से जो दल बॉर्डर के पास गया था उन सभी की गनें भी काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे। इस वजह से काली गायकवाड़ के साथ आर्मी ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी सारी गन सीज भी कर दिया था। लेकिन काली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं गया है और जब विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी ऐश्वर्या घर पर अकेली थी, तो काली अपनी पूरी टीम को लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से काली एरोप्लेन में लेकर राठौड़ को 5 गोलियां मारकर पानी में गिरा दिया था। सभी ने सोचा था कि वह मर गया और उसके बाद काली ने ऐश्वर्या को भी इसी तरह फंसा दिया था। विक्रम राठौड़ को भी देश का गद्दार घोषित करवा दिया था और ऐश्वर्या को भी उसके साथ देने के जुर्म में उसे भी फांसी की सजा देने वाला था। तभी अचानक से ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और मालूम चलता है कि ऐश्वर्या दरअसल में प्रेग्नेंट थी और रूल यह कहता है कि प्रेग्नेंट औरतों को फांसी नहीं दी जाती और जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक कि उसकी फांसी नहीं दी जा सकती थी। तो ऐश्वर्या के बच्चे की वजह से 5 साल और मिल गए थे। उसका बेटा हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया। उसे जेल में बहुत ज़्यादा प्यार मिला और जेल की औरतों ने भी आज़ाद को अपने बेटे की तरह माना और उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जैसे ही 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या को फांसी दी गई, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम उसी पुलिस वाले को देख पाते हैं जिसने मेट्रो ट्रेन में हमला करने की कोशिश की थी। दरअसल में वही लड़का है जिसने कि विक्रम राठौड़ ने वादा किया था कि बड़ा होकर यह जरूर पता करूँगा कि आप कौन है, और उसने पता कर लिया और विक्रम राठौड़ की 6 लोगों की टीम ने भी उसे इकट्ठा कर ली थी।
लेकिन विक्रम राठौर को अभी भी याददाश्त वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आज़ाद अपने पिता से मिलता है और वह बहुत खुश होता है। विक्रम राठौर की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की सारी स्किल अभी भी मौजूद थी, जैसे कि फाइटिंग करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, शूटिंग करना, सब कुछ उसके अंदर मौजूद था। अब जेल में इन 6 लड़कियों ने नर्मदा को यह स्टोरी सुनाई तो नर्मदा की आंखों में भी नम आ गई थी और वो भी उसके साथ देने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईरानी दरअसल में उसकी चाल थी, क्योंकि ईरानी यहाँ पर काली के लिए काम करता था और वो पल पल की न्यूज उसे देता था। ईरानी आज़ाद की इन 6 लड़कियों के साथ साथ यहाँ नर्मदा को भी मारने वाला था और साथ ही सूजी को भी। लेकिन यहाँ पर आज़ाद के पिता विक्रम राठौर सूजी को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ आज़ाद यहीं आकर सारी लड़कियों को बचा लेता है, क्योंकि जेल उसी का ही था। इसलिए यहाँ की औरतों ने आज़ाद का साथ दिया और ईरानी को मार गिराया। लेकिन उससे पहले ईरानी ने 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली मार दी थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, और यहाँ पर काफी कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। आगे हम देखते हैं कि आज़ाद एक प्लान बनाता है। वह काली गायकवाड़ के सारा पैसा एक कंटेनर से भरकर ले जाने वाला था, उसी तरह से अपने कब्जे में करना था और काली गायकवाड़ को भी रोकना था। इसलिए वह पूरी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे सामना करने लगता है। विक्रम राठौर की पूरी टीम को उसने कह दिया था कि आप दूर रहना, क्योंकि हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और यहाँ पर आज़ाद की टीम उन लोगों को नहीं संभाल पा रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की। विक्रम राठौर की टीम कहता है कि यह मिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम संभाल लेंगे, तुम इस मिशन को संभालो। तो आज़ाद सारे कंटेनर को लेकर चले जाता है और यहाँ पर विक्रम राठौर की टीम उन्हें संभालने में लगी हुई थी। और यहाँ पर काली गायकवाड़ के लोगों ने विक्रम राठौर की पूरी टीम को कब्जे में कर लिया था। विक्रम राठौर को यहाँ पर काली बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। तभी एक न्यूज आती है कि आज़ाद ने जेल के सारी लड़कियों को बंधक बना लिया है और उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि वह उसी जेल का जेलर था और उनका कुछ भी नहीं करने वाला था। और इस बार नेगोशिएट करने के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर माधवन नायक, जिनका रोल प्ले किए हैं संजय दत्त ने। तो आज़ाद को अपनी डिमांड के रूप में हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए था और उसे साइन बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि 6000 लड़कियां उसके कब्जे में हैं और साथ ही देश के चुनाव की सारी ईवीएम मशीन भी उसके कब्जे में है। और जैसे ही साइन करता है, सबसे पहले वो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां काली गायकवाड़ की होती है और सारी चीजों को सीज करवा लेता है। तभी काली गायकवाड़ दूसरे रास्तों की तरफ पहुंच जाता है। उसके हाथों में गन थी और वो गन रखी हुई थी विक्रम राठौर के माथे पर, और जैसे ही आप काली गायकवाड़ फायर करता है वो फायर नहीं होता। इसी तरह खाली बंदूक चलने के बाद गन की आवाज से विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद आज़ाद और विक्रम राठौर मिलकर काली की पूरी टीम का सामना करते हैं और उन सभी को बेरहमी से मार गिराते हैं। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।